साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर किसान स्टोर किया लॉन्च। इसके शुरू होने के साथ ही देश भर के किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा, किफायती कीमतों पर बीज, कृषि टूल और एक्सेसरीज, प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन जैसे कृषि से जुड़े उपसामान होंगे उपलब्ध। किसान हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम सहित 5 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं खरीदारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि भारत अनाज, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही इसका निर्यातक भी हो गया। यह किसानों, वैज्ञानिकों और सरकारी प्रयासों से हुआ है सफल। नीली क्रांति व पीली क्रांति को और बढ़ाने को लेकर लगातार किए जा रहे हैं प्रयास। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने बरपाया कहर। बिहार, यूपी और असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। तीनों राज्यों के हजारों हेक्टेयर फसल हुई है बर्बाद। फसल बर्बाद होने से किसान है परेशान। सरकार से मांग की फसल बीमा का अधिक से अधिक मिले उन्हें लाभ। 5 सितंबर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को दी बधाई। और खबरों पर नजर विस्तार से डालते हैं और शुरुआत करते हैं बाढ़ से। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब नजर आ रहे हैं। बिहार और यूपी के कई जिले बाढ़ से खासा प्रभावित है। उधर असम में बाढ़ में कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में बारिश का अनुमान जारी किया है। तीनों राज्यों में बाढ़ का कहर यूं बरपा कि किसानों के हजारों हेक्टेयर फसल जो है वो बाढ़ में बर्बाद हो गई है। अब किसानों को सरकार से उम्मीद है कि उन्हें फसल बीमा का लाभ मिले ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। पेश है खास रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आई बाढ़ की कहानी बयां कर रही हैं। इन तीनों राज्यों के कई जिले इन दिनों बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। जहां बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के पानी से जानवर भी बेहाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया, बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री भी बांटी। एक बड़ी आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। प्रदेश सरकार ने पहले से इस चीज को सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवारों को समय से बचाव और राहत कार्य के लिए हम लोग व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, पीएससी फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की यूनिट हर जनपद में, प्रभावित जनपदों में पहले से तैनात की गई हैं, जो बचाव और राहत कार्यों में अपना योगदान दे रही है। उधर बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नेपाल में गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल के पोखरा जिले से भारी बारिश की खबरें आने के बाद राज्य के जल संसाधन विभाग ने उत्तर बिहार के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा, गंडक, बागमती और कोसी समेत सभी प्रमुख नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इस बीच बिहार में 16 जिलों की 482 पंचायतों में लगभग 29 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक बिहार में 53 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रभावित जिलों में बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा दल भी तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार ने लगभग 8 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों को बाढ़ राहत सहायता के रूप में 6,000 रुपए प्रति परिवार दिए हैं।
बिहार में बाढ़ से फसल को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, तो इस बीच दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन सेवाएं शनिवार को 5वें दिन भी बाधित रहीं। बिहार में बाढ़ से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सबके घरों में पानी घुसा हुआ, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं खा रही सब, बाढ़ पानी में इतना बारिश में हमने भीग जाता भी सब। सरकार के द्वारा अभी कुछ न मिला हमने। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क का करीब 40% हिस्सा अब बाढ़ से प्रभावित है। पिछले साल के मुकाबले इस साल काजीरंगा पार्क में काफी कम नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। The flood situation is a lot of improvement in last 2 days. Presently, only around 40% of the area under submergence, and most of the camps free from the flood. Only around in 50 camps area out of 223 camps, there are still water, and we hope that maybe in another 1 week that area will be free from flood. कर्नाटक में भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कर्नाटक में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हवाई सर्वेक्षण करके हालात की जानकारी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत किसानों को कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही ताकि किसान जो है घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं अपने बीज वगैरह। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया किसान स्टोर को लॉन्च कर दिया गया। इसके तहत किसान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान स्टोर का शुभारंभ किया है और इस स्टोर के तहत किसानों को बीज हैं या फिर एग्री टूल्स हैं वो मिलेंगे। इसके शुरू होने के साथ ही देश भर के किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा आसानी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। किफायती कीमतों पर बीज, कृषि टूल और एक्सेसरीज, प्लांट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन जैसी कृषि से जुड़े सामान किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। अमेजन का कहना है कि इस स्टोर से किसानों को सहूलियत होगी और वो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 50,000 से अधिक अमेजन इजी स्टोर्स पर भी एक्सेस है, यानी कि किसान वहां पर भी जाकर खरीद सकता है, नहीं ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है। किसान हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम सहित 5 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी अमेजन पर खरीदारी कर सकता है। किसान देश भर में मौजूद 50,000 से अधिक अमेजन इजी स्टोर्स पर भी जा सकते हैं, वहां भी वो खरीदी कर सकते हैं। 20 से अधिक ब्रांड में कृषि प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि जो ये किसान स्टोर लॉन्च किया गया इसमें से 20 से अधिक जो एग्रीकल्चर ब्रांड है वो मिलेंगे। अमेजन के मुताबिक किसान 20 से अधिक ब्रांडों के हजारों कृषि उत्पादों में से अपना पसंदीदा प्रोडक्ट चुन सकता है। ये प्रोडक्ट देश भर में मौजूद सैकड़ों छोटे और मझोले कारोबारियों की ओर से पेश किए जाते हैं, यानी कि जो स्थानीय उत्पादन है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। नेट बैंकिंग, यूपीआई, अमेजन पे और नेट डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ ही कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट भी आप ले सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में से किसानों की जो हिस्सेदारी है उसमें बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी, ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा। इसके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अमेजन इंडिया की पहल डिजिटल इकोनॉमी के दौर में भारतीय किसानों को और मजबूत करेगी। और आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर हर साल देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। यह दिन सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का दिन होता है। देश भर में स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेकर कोचिंग सेंटर्स में डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इस दिन टीचर्स डे से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी है। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्वविख्यात थे। उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वे चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विषय में बताया करते थे कि जिनके पढ़ाने की रोचक शैली के कारण बचपन में ही उनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की ललक पैदा हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति को छात्रों के बीच संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने वाली और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने वाली होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान करने के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस बार शिक्षा दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का भी दिवस है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण दिवस पे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना शुरू हुआ है, जिसमें हम 21वीं सदी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और आज की शिक्षक दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पे ये पहला शिक्षक दिवस है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय समाज में गुरु शिष्य की बहुत ही गौरवशाली परंपरा है, जिसमें गुरु न केवल शिष्यों को शिक्षा ज्ञान देते हैं बल्कि वो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में हैं वो और उन्होंने वहां 11वें वार्षिक चिकित्सा शिक्षक दिवस पुरस्कार प्रदान करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गुरु शिष्य परंपरा, the tradition of the relationship between the guru and the student is known and talked about. The guru is someone who shows the virtuous path, shapes character, brings about enlightenment and awakening, preserve culture and transform our future. और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि भारत अनाज, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही इसका निर्यातक भी हो गया है। यह किसानों, वैज्ञानिकों और सरकारी प्रयासों से हुआ है। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग, पेटेंट और अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण किसानों को फायदा मिल रहा है। आधुनिक खेती को लेकर नया मार्केट देश में उभर रहा है। ऐसे समय में कृषि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त युवाओं को नौकरी के पीछे न भागते हुए इस क्षेत्र में नई क्रांति के लिए प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल कोंकण कृषि विद्यापीठ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है, जिसके चलते ही कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग, फल उत्पादन और दूध उत्पादन के कारण ही देश संपन्न था। बीच के कुछ समय में हमारे देश ने सूखे जैसे कई संकट को सहा है, लेकिन बाद में हरित क्रांति आई और अब नीली क्रांति व पीली क्रांति के दृष्टिकोण से प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए फिर से आने वाले समय में उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान जैसे हालात होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि खेती में काफी अवसर अभी भी बाकी हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। इस मौसम में जो किसान है वो अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। बिहार में धान के खेत की देखभाल कर लें। धान की बुआई करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल दें। किसान लाल मिर्च और टमाटर की रोपाई करते रहें। लाल मिर्च और टमाटर के खेत में निराई करें।
अभी लाल मिर्च और टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में लाल मिर्च और टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह फूल गोभी की भी बुआई कर लें। फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही अरहर की बुआई करें। अरहर के खेत में निराई कर लें। बिहार में मूंग और उड़द में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। झारखंड में किसान तोरई की बुआई कर लें। साथ ही मटर की बुआई भी कर सकते हैं। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा मूंगफली के खेत की देखभाल करें। यहीं फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। किसान टमाटर और लाल मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर सकते हैं। कद्दू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं करेले और लौकी की बुआई करते रहें। करेले और लौकी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। झारखंड में अमरूद की रोपाई कर लें। इसी तरह नींबू की भी रोपाई करें। किसान चने की बुआई करते रहें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और कोरोना काल में मनरेगा योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी आजीविका चला सके। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिलाओं को मनरेगा से जोड़ने के लिए मनरेगा में 80% महिलाओं को काम दिया जा रहा है। देखिए यूपी के बरेली से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। कलावती, सोनी देवी, सरला पटेल और शीला देवी ये महिलाएं अपने ही गांव में मनरेगा के तहत रोजगार पाकर बेहद खुश हैं। साथ ही इन्हें खुशी इस बात की भी है कि ये अपने ही गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कर रही हैं। मेरे गांव में ये नरेगा का काम चल रहा है। ये नरेगा मिशन शक्ति इसका काम चल रहा है, उसमें मैं काम करती हूँ और गांव में ही काम मिल जाता है, उससे मैं अपना गुजारा करती हूँ। और मोदी जी ने जो योजना चलाई है औरतों के लिए वो बहुत अच्छी हैं। नरेगा काम चल रहा है वैशपुर में, काम भी अच्छी तरह से चल रहा है और समय से पैसा भी मिल जाता है। सरकार बहुत सुविधा दे रही है, बाली बच्चे का खर्चा भी चल जाता है। मिशन शक्ति के तहत बरेली में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा में 80% महिलाओं को काम दिया जा रहा है। जिले में 78,000 मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं, जिन्हें इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। जो स्वयं सहायता समूह की एक्टिव सक्रिय महिलाएं हमारी हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है मेड के रूप में प्रशिक्षित करके। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत
अक्टूबर तक 100 दिन का रोजगार इन महिलाओं को लगभग 10,000 महिलाओं को देने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। और परिवार में जो व्यक्तिगत लाभ योजना है उसमें प्रमुखता से लाभार्थी महिलाओं को बनाया जा रहा है, जिससे कि रोजगार से जुड़ करके महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर के इस मिशन शक्ति अभियान में अपनी पहचान बना सकें। मिशन शक्ति के तहत हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम दे रहे हैं और टाइम से पेमेंट करा रहे हैं, जिससे कि हमारी गांव पंचायत की महिलाएं सभी सुखी हैं और अपने परिवार को सही तरीक़ा से चला रही हैं। गांव में ही काम मिलने से महिलाएं खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें काम के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही काम मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है और समय पर पैसा भी मिल रहा है। मुझे काम टाइम से मिलता है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ और मैं सरकार की तरफ से ये काम मिला है। मैं अपने गांव में 100 दिन का काम करती हूँ, काम मुझे मिलता है, अच्छा मिलता है, इसलिए मैं करने आती हूँ और सभी बहनें मिलकर करती हैं। और मोदी जी को धन्यवाद। काम चक रोड पे चल रहा है, समय से काम मिलता है, समय से पैसा आता है, कहीं बाहर जाने नहीं पड़ता है, हमें उसी से आप खर्चा पानी सब चलाते हैं। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना है, साथ ही उनकी आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना है। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करने से रोजगार के लिए अन्य शहरों में होने वाली पलायन को रोका जा सकता है, लेकिन आधी आबादी की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। यूपी के बरेली में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को मनरेगा में काम दिया जा रहा है, जो इस गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि किन किन मंडियों में क्या क्या है भाव। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 18 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 433 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 10% ज्यादा है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद 389.93 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 9,95,000 टन बढ़कर 11,06,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान महज 1,11,493 टन का ही हुआ था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 3 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,025 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,050 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान देसी गेहूं के सौदों में 96 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,950 रुपए, जो 3 सितंबर को 2,046 रुपए था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 3 सितंबर को धारा गेहूं का भाव था 1,870 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई
और भाव 1860 रुपए पर आ गया। राज्य की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 सितंबर को धारा गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1850 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1835 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 1630 रुपए। गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं 1985 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में धारा गेहूं के सौदे 1770 रुपए पर हुए। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।